हेलो बच्चों, वेलकम बैक, वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आज जैसा कि हमने बात किया था कि हम सैंपल पेपर्स करेंगे, और ये सैंपल पेपर्स अब क्रैश कोर्स होने के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्रैश सैंपल पेपर्स आपको बेसिकली आइडिया प्रोवाइड कराते हैं कि आपको, या जो फियर होता है, एक जो फोबिया होता है बोर्ड एग्जाम्स का कि कैसे करना है, क्या लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सैंपल पेपर्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है इस चीज के लिए। और ये मेरे हाथ में जो सैंपल पेपर है वो केंद्रीय विद्यालय का है और लेटेस्ट ही है, ये 2023 का था। इसी तरह से आपका जो पेपर बोर्ड एग्जाम्स में पेपर आता है जिसमें इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और आपको करने होते हैं, तो यहां से हमने बहुत ज्यादा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जिनमें मुझे लगा कि शायद ये मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये मैंने यहां पे लिया हुआ है। खैर, उसके बाद मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डलवा दूंगा, जहां पे जाके अगर आप पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मुझे ये पेपर बहुत अच्छा लगा। मैंने ये पेपर जो है 5-10 पेपर सैंपल पेपर्स में से इसको सेलेक्ट किया है, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे वो हम डिस्कस करेंगे, और बाकी अगर आपको पूरा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां जाके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अब अपना, और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे सैंपल पेपर्स हमें, और ये एक बेसिकली आइडिया भी देंगे आपको कि हमें कैसे करना है। सो नाउ आपको सबसे पहले क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको, और उसके साथ में आपको करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके आपको ORG कोड जो है ICO फिल करना है। उसको करने से होगा क्या बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इससे आपको क्या होगा कि जैसे ही आप होम पेज पे विजिट करेंगे, यहां पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, जिसके सेकंड वाले ऑप्शन में आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। उस फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में 3 सेक्शन डिवाइडेड, डॉक्यूमेंट, वीडियोज एंड टेस्ट। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्या है, जितने भी क्रैश कोर्स थे उनमें जो पीपीटीज यूज हो रही थी वो पीपीटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और आपको करना क्या है, जैसे आज आपने सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो है रिवीजन करना चाहा कि आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का रिवीजन करूंगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का गया, पीपीटीज देखी, शॉर्ट नोट्स बनाया, चैप्टर रिकॉल किया हाफ एन आवर में। उसके बाद टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको वहां पे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उन फ्री मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, सेम डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इससे आपका पूरा एनालाइज हो जाएगा, और जो एक रिवीजन का जो मेथड है वो बहुत ही यूनिक मेथड से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ अगर इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे, और ये हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो आ गए, लेकिन अगर आप सीयूईटी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केपी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे सीयूईटी प्रिपरेशन बेस्ड बैच लेके आया है, जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। तो जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, जनरल प्लस लैंग्वेज के हैं, इन सभी के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे केपी क्लासेस आप लोगों के लिए सीयूईटी प्रिपरेशन बैच लेके आया है। तो जल्दी से आपको जाके बैच को परचेज कीजिए, एनरोल्ड होइए, और अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब बोर्ड एग्जाम्स भी आ चुके हैं, और उसके बाद आपको सीयूईटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग किसी गलतफहमी में हैं अभी भी कि बहुत समय है, बोर्ड एग्जाम्स के बाद थोड़ा चिल आउट करूंगा, उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि नहीं हो पाएगा। प्रिपरेशन आज से ही और अभी से ही स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, बैच परचेज करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाके आप बैच परचेज कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखिए, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो सबसे पहले जो मैं सॉल्व करने का मेथड जो मेरा है वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे इसने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज
तो मैं ये बात कर सकता हूं कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज Q था जो कि रिलीज किया गया है एक रेस्ट पॉइंट से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे दिया? यूनिफॉर्म दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे दिया बच्चों? यूनिफॉर्म दे दिया। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है, यही है ना। अब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पूछ रहा है, यानी आपको V पूछ रहा है, आपको V पूछ रहा है। तो V क्या होगा? अब इस तरह से देखिए आप कि V क्या होगा। चलिए पहले आप बताइए मुझे V क्या होगा फास्ट। अरे V क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? V क्या होना चाहिए? चलिए मैं बताता हूं क्या होना चाहिए। तो आपको V पूछना है, V और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम अगर देखें तो रिमेन्स अ कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अरे भाई पोटेंशियल की बात करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट कैसे होगा? क्योंकि कहां से आ रहा है वो? रेस्ट से। पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं E इज इक्वल टू बात करूं तो V बाई डी, E इज इक्वल टू V बाई डी, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है और V क्या है? पोटेंशियल है, और D क्या है? डिस्टेंस। तो अगर रेस्ट से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो भी यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे भी जो है डिपेंडेंसी है। नाउ तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। ये क्या बात होती है कि इंक्रीजेस चार्ज? अरे भाई वो तो अगर चार्ज जो है मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करे या उसके परपेंडिकुलर, इससे कोई मतलब नहीं है यहां पे। सो ये फालतू वाला ऑप्शन है कि इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग। अरे अलोंग वो चार्ज कैसे मूव कर रहा है किसी सर्किट में, ये थोड़ी पोटेंशियल को डिफाइन करेगा, ठीक है। सो नाउ थर्ड वन, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस ऑप्शन को देखते हैं और साथ में इसको देखते हैं कि डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि चार्ज मूव कैसे करेगा? चार्ज मूव करेगा यानी कंडक्शन करंट होगा, कंडक्ट करेगा करंट, और पॉजिटिव टू निगेटिव। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां से कहां होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। सो अगर थर्ड वाले ऑप्शन की मैं बात करूं इसमें, तो थर्ड वाला ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीज करेगा बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करूं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से अगर V की बात करूं तो E इंटू डी, E इंटू डी। और अब अगर यहां पे डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस वाले सिनेरियो में क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो चार्ज रेस्ट से मूव कर रहा है, उसका क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अगर डिस्टेंस कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले हर एक चीज को एनालाइज करना है, फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले के बाद आपको देखना है कि क्या डिपेंडेंसी है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह इस वाले का जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड आई सर्जरी। तो अगर वाटर प्यूरिफायर की बात करूं, मैं वाटर प्यूरिफायर की बात करूं, तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि वाटर प्यूरिफायर केंट आरओ, यूवी आरओ। तो केंट आरओ में जब आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे तो वहां कहती हैं कि यूवी आरओ, यूवी रेज है, यहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो फिल्टर आउट करती हैं जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जितने भी जो है आप कह सकते हैं एक तरह से मिनरल्स या जो भी इंप्योरिटीज हैं, उनको क्या करती है? फिल्टर आउट करती हैं। तो ये तो पता है कि वाटर प्यूरिफायर में हम यूवी रेज
यूज करते हैं, बट आई सर्जरी तो आपको पता है आई सर्जरी ड्यू टू द हाई पेनिट्रेशन पावर अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज ही क्या यूज होती हैं, आई सर्जरी के लिए भी यूज होती हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहां पे कोई ऑप्शंस यूवी रेज की बात नहीं कर रहा है। इंफ्रारेड नहीं, इंफ्रारेड की तो कोई बात ही नहीं है। आईआर रीजन की बात नहीं होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो 500 to 700 नैनोमीटर। सो माइक्रोवेव नहीं, माइक्रोवेव तो ओवन की बात करनी होती अगर तो माइक्रोवेव यूज होता। एक्सरेज नहीं, ये भी नहीं होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। और अगर इसका सही आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा यूवी रेज। ultraviolet rays are using the radiations, ultraviolet radiations are used for water purification and eye surgery. next बात करते हैं, when a body is charged by conduction its mass u। अब बात करते हैं, देखिए बॉडी को एक सिंपल कोई बॉडी ली गई है, चाहे स्फीयर ले लो, एक स्फीयर बॉडी है, इसको आपने क्या किया है, चार्ज किया है। और चार्ज का मेथड कौन सा होने वाला है भाई साहब, कंडक्शन होने वाला है। कंडक्शन से आपने इस मेटल स्फीयर को समझिए चार्ज किया, तो अब इसका मास क्या होगा, मास क्या होगा, तो मास रिमेन सेम। व्हेन ए बॉडी चार्ज अगर किया गया है किसी बॉडी को कंडक्शन के द्वारा, तो आपको पता है कि कहीं से चार्ज आया होगा कंडक्शन के माध्यम से, और इस पे क्या हुआ है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो चार्ज का मतलब कौन आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, और जो कि नेगेटिव है तो उसका मास भी E का मास जो है, इलेक्ट्रॉनिक मास 1.2 या 1.3 के समथिंग 10 to the power -31 kg। तो इस समथिंग अगर चार्ज कंडक्शन के थ्रू इस मेटल स्फीयर पे आया है तो सेम तो नहीं रहने वाला, सेम तो नहीं रहने वाला। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इंक्रीजेस, मास इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यह बात समझने वाली है कि इंक्रीजेस ही नहीं कह सकते, क्योंकि इंक्रीजेस कहने का मतलब यह हो जाएगा कि सिर्फ बढ़ रहा है, जबकि ऐसा थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास भी 9.1 के समथिंग, प्रोटॉन का मास जो है, अगर प्रोटॉन है तो 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। तो ये प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकता है। सो प्रोटॉन के केस में इंक्रीज होगा, प्रोटॉन के केस में डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन के केस में इंक्रीज होगा। सो हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सी डिक्रीज, हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों मास में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इट मे बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है उस पे डिपेंड करेगा बेसिकली कि एटॉमिक मास जो है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर केस में ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, time period of a charged particle undergoing a circular motion in a uniform magnetic field independent बताना है। इस तरह से जैसे मैंने पढ़ा है, ये मैंने जान के इसलिए बोला है कि आप कभी कभी जब देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है तो पढ़ने में गलती कर देते हैं। आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट पढ़ लिया, आते हुए भी सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, क्योंकि आपको बताना कुछ और था और आपने बता कुछ और दिया। तो बहुत ही केयरफुल होके आपको पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि हाँ हाँ ये तो आ गया, बस इसको तो मैं ही करूंगा, बाकी किसी को करने ही नहीं दूंगा। चलो, टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर ए सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन है तो T इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, 2πr अपॉन v। ये सर्कुलर मोशन में अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 2πr अपॉन v। अब यहां पे कह रहा है कि मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। सो बी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, किस पे इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो क्यू एफ की बात करूं मैं, क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर एक तरह से v देखो आप तो v होता है क्यू बी बाई आर
तो अगर मैं यहां पे टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल का देखूं मैग्नेटिक फील्ड के कंडीशन में, तो T इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में तो यहां से अगर मैं देखूं तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो यहां से V क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू बी। अगर यहां मैं पुट करूं तो T इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन F इंटू क्यू बी। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है इसमें आप देखेंगे कि मास ऑफ द पार्टिकल अगर बात करें तो Q जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट्स हैविंग द मास, तो यहां पे मास F इज इक्वल टू ma। अगर F की बात करूं तो F को अगर मैं ma पुट कर दूंगा तो मास ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, सो मास ऑफ द पार्टिकल नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी नहीं होगा। चार्ज ऑफ द पार्टिकल Q के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं होगा। सो टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर ए सर्कुलर मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो किससे इंडिपेंडेंट होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल से इंडिपेंडेंट होगा। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, फिर उसमें देखना है कि उसने क्या पूछा है और उस हिसाब से आंसर करना है। सो नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए सिंगल स्लिट डाइफ्रेक्शन पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो सिंगल स्लिट डाइफ्रेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि सिंगल स्लिट डाइफ्रेक्शन। सो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और अगर एंगुलर विड्थ की बात करूं मैं, एंगुलर विड्थ ओमेगा की बात करूं तो थीटा बाई लैम्डा। तो अगर स्लिट विड्थ और यहां से थीटा, तो यहां पे W जो है, तो पहली बात तो कि डाइफ्रेक्शन पैटर्न इंडिपेंडेंट किससे होता है, तो अब आपको पता है कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और ओमेगा, तो यहां से अगर लैम्डा भी है तो C बाई लैम्डा क्या होता है, अरे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है कि लैम्डा जो है फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन म्यू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा पे डिपेंडेंसी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज पे डिपेंडेंसी है एंगुलर विड्थ की। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, सो द a sin थीटा अपॉन m लैम्डा। तो a की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, d अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सो जो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन, d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो इस पे भी डिपेंडेंसी है। नाउ अगर मैं बात करूं कि स्लिट विड्थ की बात करनी है, तो स्लिट विड्थ में क्या होगा, सॉरी एक मिनट आप, सॉरी ये, अगर D पे डिपेंडेंसी है तो D इज द स्लिट विड्थ, तो स्लिट विड्थ पे डिपेंडेंसी होगी, लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज ऑब्वियस बात है लैम्डा है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, जो स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है, क्योंकि स्लिट और स्क्रीन की बात करूं अगर मैं सिंगल स्लिट में, ये मान लीजिए ये सिंगल स्लिट है, तो यहां से और यहां तक, तो ये तो स्मॉल d है, स्लिट विड्थ है ये, तो इस पे डिपेंड करेगी, लेकिन यहां से यहां जो कैपिटल D है उस पे डिपेंड नहीं करेगी, उस पे डिपेंड नहीं करेगी। सो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इस पे डिपेंड नहीं करेगी। सो A, C और B ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग होंगे इस केस में। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए सिंगल स्लिट डाइफ्रेक्शन पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ distance between slit and width and the screen. So the D option is the correct for this case. Now in a young double slit experiment, the source is white light, one of the holes is covered by a red filter and another by a blue filter. In this case, so this one S1, this one S2, so this one is D1
दिस वन इज कैपिटल डी। अब क्या कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट। तो ठीक है, यहां से सोर्स गया, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है। सो वन ऑफ द होल्स इज कवर्ड बाय ए रेड फिल्टर। एक होल को रेड फिल्टर से कवर कर दिया गया है और सेकंड वाले को ब्लू फिल्टर से कवर कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, देयर शैल बी अल्टरनेटिव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड एंड ब्लू। There shall be an interference pattern of red distinct from that of blue. There shall be an interference pattern of red mixing with blue, and there shall be no interference differences. So देखिए, पहली बात, अगर इंटरफियरेंस जब मैं पढ़ा रहा था उसी टाइम मैंने बताया था कि इंटरफियरेंस के लिए सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कि कोहेरेंसी। सेम कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए इंटरफियरेंस पैटर्न के लिए। तो अगर आप और सेम कोहेरेंस सोर्स, तो व्हाइट लाइट इज ए कंसिस्ट ऑफ कोहेरेंसी। व्हाइट लाइट कोहेरेंसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो व्हाइट लाइट यूज ना करके अगर आपने कवर किया होता सिर्फ एक किसी माइका शीट से या किसी फिल्टर से तो ठीक था, बट अगर आपने रेड और ब्लू से कवर कर दिया है तो वहां पे इस केस में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होने वाला है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, देयर शैल बी नो इंटरफियरेंस फ्रिंजेस। क्योंकि इंटरफियरेंस पढ़ाते टाइम ही मैंने बताया था कि देयर मस्ट बी इन द कोहेरेंसी, और वो व्हाइट लाइट सोर्स में ही होती है। कोहेरेंट सोर्स होता है व्हाइट लाइट, जिसमें सारे लाइट जो है उसमें क्या होते हैं, वो उसके सब पार्ट होते हैं। तो व्हाइट लाइट जो होता है इट इज द कोहेरेंट सोर्स, और इसमें सारे लाइट जो है वो कंबाइन होते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P is placed as shown in the figure. So which of the following statement is correct? यहां पे आपको क्या दिखाया गया है कि यहां पे एक डाइपोल रखा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो आपको पता है कि अगर डाइपोल की डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये दिखाया गया कि डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, सो अब बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्या यह बात सही है, डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा? बताइए। तो भाई साहब डाइपोल तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, क्योंकि अगर डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो टॉर्क की बात नहीं होती। टॉर्क जो टाउ इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा था उसकी बात ही नहीं होती, सॉरी पीई साइन थीटा, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहां पे टाउ इज इक्वल टू जो है पी क्रॉस ई, पीई साइन थीटा, तो यहां पे फोर्स होगा। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। अब राइट में फोर्स करेगा या टुवर्ड्स द लेफ्ट करेगा, इस बात को बताना है कि टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट। सबसे पहले इस दो के छोड़ के अगर डी की बात करूं, सो द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड। इन्होंने तो कुछ भी कह दिया है, अपवर्ड की तो बात ही नहीं होगी, या तो राइट चलेगा क्योंकि अलोंग द एक्सिस है ना, ये एक्सियल पे है ना, यहां पे इक्विटोरियल थोड़ी दे रखा है कि इक्विटोरियल दे रखा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करेंगे, ये तो एक्सियल वाला केस है। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन दो, ये तो होना ही नहीं है। अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव की तरफ यानी राइट की तरफ प्लेस होगी फोर्स या लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो अब मुझे बताइएगा कि फोर्स लगाने से अगर सिंपल मेथड से मैं जानूं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एक डाइपोल चल रहा है तो डाइपोल वर्क करेगा। तो अब मुझे बताइए कि डाइपोल वर्क करेगा तो फोर्स होता क्या है बेसिकली। अगर मैं आपको मूव कराऊं तो मैं आपको धक्का दे दिया, आपने मूव किया, तो वही तो मैंने जो धक्का दिया वो फोर्स है। तो अब अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव ये चल रही है और फील्ड लाइंस इधर है, तो द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट, नॉट द लेफ्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, सो नाउ a paramagnetic sample shows a net magnetization of 8 ampere meter inverse
when placed in an external magnetic field of 0.6 Tesla at a temperature of 4 degree Kelvin. So when the same sample is placed in an external magnetic field of 0.2 Tesla at a temperature of 16 degree Kelvin, so the magnetization will be. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. करना क्या है, सबसे पहले आपको मैग्नेटाइजेशन M1 दे रखा है इसने 8 मीटर इनवर्स. When placed in an external magnetic field B1 दे रखा है आपको 0.6 टेस्ला. When और टेम्परेचर T1 क्या दे रखा है आपको 4 डिग्री केल्विन. सो नाउ अब क्या है, when the simple same sample is placed in the external magnetic field of 0.2 टेस्ला, so B2 is equal to 0.2 टेस्ला. टेम्परेचर T2 दे रखा है आपको 16 केल्विन. सो मैग्नेटाइजेशन विल भी पूछ रहा है. सो मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है तो मैग्नेटाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, सिंपली M1 इज इक्वल टू B इंटू सी, B1 इंटू सी अपॉन T1. तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू B1 इंटू T2 upon T1 into B2. Substitute the values in the equation. So M1 की वैल्यू 8 upon M2 is equal to B1. So B1 is 0.6 into T2. So T2 is 16. Now 4 into 0.2. So 0.2 cancel. 2 3 is 6. 4 4 is 16. So 4 3 is 12. So M2 is equal to 8 by 12. So 4 by 3. So that will be the 4 by 3 and this one will be 2. So that will be 2. 4 2 is 8 and 4 3 is 12. So M2 की वैल्यू क्या आ गई 2 by 3. 2 by 3 कौन सा ऑप्शन है आपका 2.42. So B ऑप्शन, ऑप्शन B is the correct answer in this particular case. तो कुछ नहीं था, जो फॉर्मूला हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था. और देखने से ऐसा लग रहा था ओहो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाएगा. लेकिन यही तो ब्यूटी है कि अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं और अगर ये पता चल गया एग्जाम में कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना हो पाए. सो नाउ नेक्स्ट वन, अ नेगेटिवली चार्ज object X is repelled by another charged object Y. So however an object Z is attracted to object Y, which of the following is most possible for object Z? सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, एक A है एक X है, वो नेगेटिव चार्ज है -Q है और रिपेल्ड कर रहा है एक Y को. तो Y को रिपेल्ड कर रहा है तो सेम चार्ज रिपेल्ड, तो ये Y भी नेगेटिव चार्ज हो गया. और however an object Z is attract to object, तो ये Z जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. सो व्हाट इज द फॉलोइंग मोस्ट पॉसिबली फॉर द ऑब्जेक्ट Z? तो Z कैसा हो जाएगा हमारा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो न्यूट्रल भी होगा. तो न्यूट्रल के केस में भी क्या होगा कि क्योंकि न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल में भी प्रोटॉन तो होंगे ही, उसमें प्रोटॉन तो होंगे. सो उस केस में भी वो लीस्ट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पे अप्लाई हो सकता है. सो इन दिस केस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिवली हो सकता है, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा. सो बी एंड डी तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते. ए और सी में हमको ये देखना है कि हम जनरलाइज कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो प्रोटॉन भी है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज ही उस पर लगेगा. तो अगर पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा कौन, वाई. सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू बी 24 वोल्ट. स्टेप डाउन, सो स्टेप डाउन यानी V1 इज इक्वल टू 24 वोल्ट and connected to a 12 watt bulb. So P is equal to V square by R
और अगर हमें P दे रखा है 12 वॉट, सो P क्या दे रखा है 12 वॉट। द वैल्यू ऑफ द पीक करंट, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पीक करंट वैल्यू क्या होती है। सो पीक करंट वैल्यू अगर आई पीक में देखूं, आई पीक, तो ये तो उसने बस आपको फंसाया है, वैल्यूज देके फंसाया है, जबकि ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आई पीक हमेशा क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू। और अगर v की वैल्यू दे रखा है तो r यहां से निकाल सकते हैं, और उसने बोला है कि पीक करंट 1 है, पीक करंट क्या है 1 है, तो आई पीक इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर, सो 1 बाई रूट टू, ये लीजिए, सो 1 बाई रूट टू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ के, कॉन्सेप्चुअल पूछ के उसने सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देके गुमराह किया है, सिर्फ वो आपको परेशान करना चाहता है कि आपका दिमाग इधर उधर का बहुत कुछ सोचे कि ओ वॉट भी दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखी है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बता रखा है, तो अब क्या यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल oscillates about the mean equilibrium position with a frequency of 10 to the power 9 hertz। तो एक चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के अप्रॉक्स, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है f, वो क्या है 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज है। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी की होगी। तो आपको पता है कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑक्सीलेट कर रहा है, तो आप जब ऑक्सीलेशन वाला देखेंगे, अगर ये इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है तो यहां पे, ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि E और B, अगर ये E है और ये B है मान लो, तो E और B और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज है, तो वो 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ही क्या करेगा, वो ऑक्सीलेट करेगा। बस बात इतनी सी है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, क्योंकि वो अलोंग द, अगर आपने ईएम वेव जब मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां मैंने बताया था कि दोनों जो है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉर्मल टू ईच अदर, एंड वो मूव कहां करेंगे, अलोंग द वेव ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और नॉर्मल टू द वेक्टर्स, और जितनी फ्रीक्वेंसी का वो जो चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो भी उसी फ्रीक्वेंसी की प्रूव करेगा। तो सो दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू AC मेन्स, द मीटर शोज द स्टेडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। तो आपको पता है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट की बैटरी जो सप्लाई है, वो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई की बात हो रही है। और एक चीज और देखना है कि उसने बोला है वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, सो आपको वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस तो पता ही है कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ही तो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। तो अब वो पूछ रहा है कि दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ। तो अब इसका मतलब ये है भाई साहब कि वो ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले अगर ये हाउस होल्ड सप्लाई है तो इससे आप क्या क्या बता सकते हैं। तो उसने बोला इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC वोल्टेज बट अ DC वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC वोल्टेज बट, भाई AC मेन से सप्लाई आ रही है तो DC कैसे हो जाएगी। अगर सप्लाई AC मेन से आ रही है तो DC कैसे, बीच में कुछ आपने रखा ही नहीं है कन्वर्ट करने के लिए, AC मेन से आई, और ऐसा थोड़ी है कि हाउस घर में घुसते ही वो DC बन गई। घर में घुसते ही हम कमजोर होते हैं, वोल्टेज और करंट नहीं। तो वो अगर AC मेंस है तो AC मेंस, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं, मैक्सिमम तो IRMS रूट मीन स्क्वायर I नॉट अपॉन रूट 2 और VRMS V नॉट बाई रूट 2, सो 200 रूट 2, तो 220 बाई रूट 2 इंटू, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन सी, द मीटर रीड्स नॉट V but V2 and it is calibrated to read root V square। ओके, इसकी बात करते हैं, डी ऑप्शन की बात करूं,
द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय द सम मैकेनिकल, ये तो भाई सब मैकेनिकल डिफेक्ट तो हम थोड़ी पढ़ेंगे, हमें तो थोड़ी पता होगा मैकेनिकल डिफेक्ट का। अगर हाउस होल्ड के मीटर में कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है तो उससे हमें क्या पता, और उससे 220 वोल्ट की बैटरी और 50 हर्ट्ज से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगाएं तो यहां पे मुझे जो लग रहा है वो सी ऑप्शन लग रहा है, बट ये है कैसे, एक्चुअली में इट इज द राइट आंसर, बट ये है कैसे, ये यहां तो हमने अभी ऑप्शन एलिमिनेशन का खेल खेला है कि पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो बचा कौन, तीसरा, तो इट इज द राइट आंसर। बट अभी हम यहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाए हैं। अब देखते हैं ये कह क्या रहा है। सो द मीटर रीड्स नॉट V बट V2 एंड इट इज कैलिब्रेटेड टू रीड V स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अगर 220 वोल्ट की बैटरी आपके घर में सप्लाई हो रही है तो वो आपके 220 वोल्ट को नहीं मेजर करता है, जो वोल्ट मीटर होता है लगा हुआ वो एवरेज वोल्टेज को मेजर करता है, एवरेज वोल्टेज को मेजर करता है, और जो रूट V स्क्वायर है वो क्या है, वो VRMS ही है। अगर मैंने, जब आपको याद होगा VRMS पढ़ाया था, तो VRMS क्या बताया था, स्क्वायर करिए फिर मीन निकालिए और फिर रूट लीजिए। तो ये जो रूट V स्क्वायर है वो नथिंग बट द VRMS, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो उसी की बात कर रहा है ये। और इस केस में अगर वोल्टमीटर जो है वो सिर्फ वही रीडिंग लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट वोल्टेज नहीं बताएगा कि इतनी वोल्ट की, क्योंकि एवरेज वोल्टेज ही बताता है ना, पर्टिकुलर वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस टाइम की जब भी बात होगी, चाहे वो कोलिजन में बात हो, चाहे वो पर्टिकुलर EMF की बात हो, हम हमेशा एवरेज की ही बात करते हैं, एक इंस्टेंट टाइम पे ही बता पाते हैं। तो अगर हमें एवरेज देखना होता है तो हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं कि एवरेज वोल्टेज जो है VRMS, जो VRMS है वो उसकी एक्यूरेसी को या उसके प्रेजेंस को वोल्टमीटर के AC मेंस में लगाता है। So now next, a point positive charge is brought near an isolated conducting sphere in given figure. The electric field is best given by, तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और उसको एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के पास में लाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो अब अगर देखिए कि ये जो है ये क्या है, आइसोलेटेड है कंडक्टिंग। आइसोलेटेड का मतलब कि कंडक्टिंग स्फीयर तो है लेकिन आइसोलेटेड है, ना इसको ये, ना इसकी प्रॉपर्टीज बाहर को इफेक्ट करेंगी ना बाहर वाली अंदर को। तो अब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती हैं, ये आपको पता है कि नहीं, ये आपको पता है कि नहीं। और अगर आइसोलेटेड स्फीयर है तो आइसोलेटेड स्फीयर कैसा बिहेव करेगा भाई, आइसोलेटेड स्फीयर किस तरह बिहेव करेगा, आइसोलेटेड है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि भाई साहब वो बाहर की अंदर की प्रॉपर्टीज को मिक्सअप नहीं करेगा, लेकिन वो ऐसा बिहेव करेगा कि उस पे चार्ज, मतलब उस पे जो बिहेव है कि वो आइसोलेटेड है, इसका मतलब कंडक्टिंग कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तब कंडक्टिंग कर रहा है वो, और कंडक्टिंग कर रहा है इट मींस पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो इस वाले केस में देखूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण बाहर जा रही हैं, ठीक है। ओफो, ये वाला देखिए, अब इसमें कंडक्टिंग में अंदर आ रही हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना, अंदर आ रही हैं और इधर से क्या हो रही है, बाहर जा रही हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि इस तरह से एक ही जगह पे क्रॉस नहीं कर सकती हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इट, क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि उनके टेंजेंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो सकती। तो ये तो महागलत है, महागलत है ये, महागलत। अब ये मत पूछना यार महागलत क्या होता है, महागलत मतलब महागलत है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। सो नाउ अब इसकी बात करते हैं, इस वाले केस में क्या है, तो अब इस वाले केस में भी भाई साहब वही हो रही है कि यहां पे कट करती हुई दिख रही हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी महागलती है। बस इसमें कुछ नहीं किया, इसमें डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया है, जो बाहर की तरफ जा रही थी वो अंदर की तरफ आ गई, तो ये तो और गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, अच्छा ठीक है, ऑप्शन 2 की भी बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। तो 1 और 2 मुझे थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि 2 में बाहर की तरफ जा रही हैं, और सॉरी 1 में बाहर की तरफ जा रही हैं और 2 में यहां से बाहर की तरफ और यहां से अंदर की तरफ,
यानी इस वाले की बात करूं तो इसमें अंदर की तरफ आ रही हैं, यहां से भी और यहां से। इसका मतलब कि क्या ये निगेटिव है? क्या ये निगेटिव है? क्योंकि निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आती है, तो इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। लेकिन ये तो बोला कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कंडक्टिंग स्फीयर है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी महागलत हो गया। अब बचा ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 में यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। और यहां पे भी अगर देखें तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये यहां पे बाहर निकल रही हैं और यहां से भी बाहर, तो यानी कि जितनी फील्ड लाइंस आई वो बाहर निकल जा रही है कंडक्टिंग स्फीयर से, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही है या उससे कोई भी मतलब नहीं रख रही है, यानी मिक्सअप नहीं हो रहा है, वो अपना आइसोलेटेड बिहेव कर रहा है। इधर से आ रही है, इधर से वो एज ए जंक्शन बिहेव कर रहा है कि जितना आ रही है उतनी ही जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो फिगर 1 है आपका वो राइट आंसर होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, प्रिज्म एंगल A एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब प्रिज्म देखिए क्या दे दिया, तो अगर हम I की बात करते थे या डेल्टा की बात करते थे तो डेल्टा इक्वल टू I माइनस ए होता था, यही होता था I माइनस ए, लेकिन ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब मुझे प्रिज्म नहीं बनाना आ रहा, लेकिन अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 2, सो डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस ए। तो डेल्टा, अच्छा डेल्टा नहीं, ये टर्म्स में I के टर्म्स में दे रखा है ना इक्वल में, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 2I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। तो ये कोई ऑप्शन है 2I इज इक्वल टू, सो हा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2I इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस ए। सो डेल्टा m इज द मिनिमम डेविएशन ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म, a is the prism angle and I is equal to the incidence of prism, so 2I basically. So next, a plus q charge is placed in the center of a cubical box, the total flux coming out of it, कुछ नहीं भाई, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया और बार बार करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन देखिएगा, मुझे जहां तक लग रहा है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्या था मैंने कि फाई निकालना था, तो फाई मैंने कहा था क्यू बाई एप्सिलॉन, और क्यू क्या था, इनक्लोज था, इनक्लोज था। अब यहां पे क्यूबिकल बॉक्स है, 6 क्या है, साइड्स हैं, तो यहां पे जो एक साइड से निकलेगा वो क्या है, क्यू बाई 6। तो अगर फाई निकालू मैं टोटल सरफेस के लिए तो फाई इज इक्वल टू, अब वो कह रहा है द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए वॉल, एक वॉल से अगर 6 से क्यू निकल रहा है तो एक से क्यू बाई 6 निकलेगा, क्यू बाई 6 पार्ट ऑफ द वॉल इज कमिंग आउट, सो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए वॉल ऑफ cubical box. Now show that the radius of orbit in hydrogen atoms varies as n square, where n is the principal quantum number of the atom, so r is directly proportional to n square बताया गया है। अगर इसको डेरिवेशन करना है तो कैसे होगा, डेरिवेशन करना है तो क्या हो जाएगा, Fc is equal to Fe, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, Fc is equal to mv square by r is equal to Fe, k into e square by r square। अब यहां पे L is equal to क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम, तो L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L is equal to mvr, तो mvr is equal to NH अपॉन 2 पाई। अगर यहां से V निकालू मैं तो V क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mr, वैल्यू पुट करता हूं वहां पे, सो m V स्क्वायर की जगह n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4
पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इनटू में एक आर और है, और यहां पे के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे एम, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू अगर निकालूं तो आर इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू, आर यहां चला जाएगा तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो बेसिकली द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज एज एन स्क्वायर, वेर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन है, बहुत ही इजी, जिसको आपको करना था। सो राइट द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड पॉइंट आउट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स ऑन विद दिस इक्वेशन बेस। तो सबसे पहले आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैंने क्रैश कोर्स के वीडियोस जब बताए थे उसमें भी बताया था कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको जरूर ध्यान देना है। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, सो अकॉर्डिंग टू Einstein's photoelectric equation, kinetic energy is equal to h mu minus 5, जहां पे ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h mu इज द फ्रीक्वेंसी और म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और फाइव इज इक्वल टू क्या है, एच म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या है भाई साहब, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में म्यू नॉट एंड म्यू में क्या था कि म्यू नॉट इज ग्रेटर देन टू म्यू। सो म्यू नॉट जो है वो आपका कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में तभी किसी फोटो इलेक्ट्रिक सेंसिटिव मेटल से फोटॉन्स इमिट हो सकते हैं जब कंडीशन क्या हो कि म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल। तभी तो, अरे ज्यादा दोगे तभी तो, अभी कल ही सेमीकंडक्टर वाले में हमने बात किया है, ठीक है, कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, there are uniform electric field and magnetic field in a region pointing along x-axis and a particle is projected along y-axis with a velocity v. What will be the shape of a trajectory? अब shape of a trajectory तो b is equal to mu naught n I, अरे भाई b is equal to mu naught n I, और यहां से अगर मैं देखूं तो e naught by b naught is equal to c, तो सिंपली हेलिकल पाथ ही होगा। हेलिकल सोलेनॉइड में हमने देखा, सोलेनॉइड के केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग एक्स वाइड है, तो वहां पे क्या होगा, हेलिकल पाथ ही होगा, हेलिकल पाथ। नाउ सेकंड, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फाइनल स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, तो v, अगर स्पीड की बात करूं, स्पीड की, v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे QVB, यही था ना, F इज इक्वल टू लॉरेंस फोर्स, F इज इक्वल टू QVB। तो अब यहां से v निकालना है आपको, और एक्सीलरेटेड पोटेंशियल दे रखा है आपको, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल दे रखा है। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है कि जो आपका स्पीड है v, वो क्या बन जाएगा, फाइनल स्पीड क्या बन जाएगा, यहां पे हो जाएगा रूट, सो जो स्पीड आ गया आपका v इज इक्वल टू रूट ई वी बाई एम। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है, यहां से अगर ऐसे भी कहें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है तो उसको हम ev बोल सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो v स्पीड आ जाएगा वो ev बाई m, जहां पे v क्या है, वोल्टेज, और ये स्मॉल v वेलोसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सो हाउ द कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफ। अब ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इस बार बोर्ड एग्जाम्स में वो लोग थोड़ा सा पेपर को मॉडरेट लेवल पे बनाने के लिए ग्राफ पूछ सकते हैं।
तो इसलिए मैंने इसको यहां डाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ईवी नॉट एच सी बाई लैम्डा और माइनस एच, यहां से क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, या फिर कह सकते हैं म्यू नॉट को क्या कह सकते हैं, सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरह जाएगा, और ये जो मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, ईवी नॉट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यहां ये वेवलेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, स्लोप हो जाएगा, और यहां पे ये नेगेटिव वैल्यू जो माइनस एच म्यू नॉट है वो ये हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में यूज होगा फोटो सेंसिटिव मटेरियल में। So now next, derive the expression for the electric potential due to an electric dipole at a point on the axial। तो एक्सियल पॉइंट पे हमने आपको डेरिवेशन कराया हुआ था पोटेंशियल का, फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। सिंपल कुछ नहीं किए थे, एक्सियल फॉर्म में निकालना था, तो हमने v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 किया था। v1 की वैल्यू जो थी वो q इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी, और अगर सॉरी आर माइनस ए स्क्वायर थी, और v2 इज इक्वल टू क्या था, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने टोटल v जो है उसको ऐड कर दिया था q अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस या माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यहां पे बी स्क्वायर, इससे हमने सॉल्व किया था और एक्सियल वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो एक्सियल कुछ आया था v इज इक्वल टू केपी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सियल पे बात कर रहे हैं वोल्टेज, सो केपी अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में वैल्यूज आई थी, जो कि आप जाके वहां पे देख सकते हैं वीडियोस में, जिस वीडियोस में हमने बताया है। सो नाउ क्या है, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करता हूं मैं एक बार। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, मान लो ए प्लस क्यू है, नेगेटिव क्यू है, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो अगर उसके लिए डायपोल की बात करेंगे तो नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ होगा P, और अगर उसकी बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो यहां से निकलेगा ये, यहां से ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। तो इस तरह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, वो इलेक्ट्रिक डायपोल भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में वैसे ही बिहेव करेगा। और पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया तो डायपोल की बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला था वो था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब यहां पे Q यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया है, पोटेंशियल सेम हो गया है, चार्ज कहीं नहीं जा रहे हैं, चार्ज अब कहीं मूव नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है। तो डायपोल भी जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही लाई करेगा, वो भी कहीं नहीं मूव करेगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बस डायपोल क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे सैंपल पेपर का जो एनालिसिस था और हमने क्वेश्चंस लिए थे। मैं आप लोगों को फिर से जो है ये सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं, इस सैंपल पेपर को मैं जो है यहां पे डलवा दूंगा, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैंने इसको देखा है, ये केंद्रीय विद्यालय का था और सैंपल पेपर था ये केंद्रीय विद्यालय का। सो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप यहां से देख के इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और कोई दिक्कत हो तो आप केपी क्लासेस से बात कर सकते हैं उनके ऐप पे और संपर्क कर सकते हैं। केपी क्लासेस को फॉलो करिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो, रिवीजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो हम हमेशा आपके लिए हैं, जितनी हेल्प हमसे हो पाएगी उतनी हेल्प हम लोग करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिवीजन, फॉर योर फ्यूचर endeavor. KP classes, dedicated to excellence.